Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video of producer theory, we'll be studying about the properties of isoquant. So isoquant बिल्कुल indifference curve की तरह होता है जो कि downward sloping होता है from left to right. It has a negative slope. मतलब अगर हम एक फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें दूसरे की ज़रूरत कम पड़ती है, हमें उसको कम प्रोड्यूस करना पड़ता है कि हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर रहें. ठीक है. सो व्हेन जो क्वांटिटी अगर हम लेबर की इंक्रीज़ करते हैं तो दैट इज़ अ वन फैक्टर, और दूसरा कैपिटल का हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कि हम एक ही आउटपुट के ऊपर कांस्टेंट रह सकें. सो दैट इज़ देयर. सेकंड इज़ द वन दैट वी हैव सीन आइसोकॉन्ट. हमने नेगेटिवली स्लोप आइसोकॉन्ट की बात करी है. दिस इज़ अ डायग्राम जिसमें हम फैक्टर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं टी का आइसोकॉन्ट के ऊपर, जो कि शो कर रहा है कि जब हम ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हमें गिवन है ज़्यादा आउटपुट तो कॉम्बिनेशन P जो है दैट विल बी लेस एज़ कम्पेयर टू द T, जहाँ पे लेस यूनिट ऑफ लेबर होगा और लेस कैपिटल यूज़ होगा. ठीक है. दैट इज़ व्हेन आइसोकॉन्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन है. द यूजुअल shape and the standard shape is always negatively sloped. These are few I would say what we say, these are few exceptions of isoquant. So as we've seen that at point P and T, isoquant जो है cannot have an equal product. जैसे उस केस में हमने बात करी थी, तो इस केस में equal product नहीं है. प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है जब हम कैपिटल और लेबर का जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा यूज़ करें प्रोडक्शन के अंदर, तो इन दैट केस यू आर गेटिंग मोर आउटपुट. ठीक है. सो एज वी सेड अर्लियर कि हर एक पॉइंट जो आइसोकॉन्ट कर्व के ऊपर जो है दैट विल शो द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. सो अपवर्ड स्लोपिंग आइसोकॉन्ट कर्व के नॉट इंडिकेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. लाइकवाइज सपोज करो कि आइसोकॉन्ट जो है वो लेबर का अगर हम उसको कंबाइन करते हैं ज़्यादा कैपिटल या लेस कैपिटल के साथ, सो इन दैट केस आइसोकॉन्ट जो है वो कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व नहीं हो सकता. ठीक है. So in that case it will be of this sort wherein it will be parallel to the y axis, जिसमें हम लेबर का तो कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज़ करें बट कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ फिक्स्ड कि लेबर तो हम इतनी ही यूज़ करेंगे बट देयर कैन बी मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल और लेस यूनिट्स ऑफ कैपिटल. ठीक है. सिमिलरली इफ़ जो हमारा आइसोकॉन्ट है इफ़ दैट इज़ हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ कम्बाइंड विद मोर और लेस लेबर के साथ हम कंबाइन करते हैं, एंड इन दैट केस आइसोकॉन्ट जो है वो हमेशा दैट विल नॉट गिव अ कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व, जैसे जो कि नेगेटिवली स्लोप कर्व में होता है. ना तो इसमें कभी कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व होगा ना कभी इसमें होगा, एंड नेवर इन दिस सिचुएशन एज वेल कभी भी कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व नहीं होंगे. ठीक है. सो आइसोकॉन्ट कर्व जो होगा दैट के नॉट हैव एन इक्वल प्रोडक्ट कर्व. फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैव डन इट इज़ क्लियर कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस केस में ही हमारा इक्वल प्रोडक्ट कर्व होता है. ठीक है. सो द सेम इज़ रिटन हेयर कि हमेशा आइसोकॉन्ट क्या होगा वो कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से, और जो कॉन्वेक्सिटी है आइसोकॉन्ट कर्व की वो यही इम्प्लाई करती है कि जो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द कर्व. ठीक है. सो फ्रॉम दिस यही चीज़ बताया रखे कि अगर हमें ज़्यादा यूनिट्स लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें लेसर और लेसर कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ एन ऑपरेशन कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दोनों फैक्टर्स के बीच में, जो कि डिमिनिश होता चला जाता है. सो ऑल्सो द थर्ड प्रॉपर्टी सेज कि हायर आइसोकॉन्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्जर आउटपुट को. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो IQ2 जो है दैट इज़ गिवन 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और IQ1 जो है दैट विल गिव यू 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ कि कोई भी आइसोकॉन्ट जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर P पॉइंट को देखें तो P पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहा है, तो ऐसा कभी होता नहीं है. अगर वो हायर है तो हायर आउटपुट देगा, लोअर है तो लोअर आउटपुट देगा. कभी ऐसा नहीं होगा दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. द प्रॉपर्टी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंस कर्व एज वेल.
सो अब अगर बात करें स्लोप क्या होता है आइसोक्वांट का, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जो हमने इनडिफरेंस में पढ़ा था, इनडिफरेंस कर्व के अंदर, वहाँ पे MRS था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है। सो जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बताता है रेट एट विच फैक्टर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ विदाउट एनी चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा बट उसको हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल और लेबर को, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़, जैसे फॉर एग्जांपल इस इन केस ऑफ कैपिटल एंड लेबर, अगर हम यूनिट्स लेबर के बढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ यूनिट कैपिटल के कम करने पड़ेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होगे कि इफ़ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग लेबर फॉर कैपिटल, सो इन दैट केस वी हैव टू रिप्लेस, अगर हमें एक यूनिट लेबर का रिप्लेस करना है विदाउट चेंज इन द आउटपुट, तो उस सिचुएशन में आप देखोगे MRTS क्या है। सो अगर हम एक यूनिट जो है लेबर का एम्प्लॉय कर रहे हैं तो कुछ यूनिट हमें कैपिटल के फॉरगो करने पड़ रहे हैं, 4 यूनिट्स इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन बी, फैक्टर कॉम्बिनेशन बी। सी फैक्टर कॉम्बिनेशन में 3:1 की रेशो है। सिमिलरली इट इज़ डन फॉर अदर कॉम्बिनेशंस एज वेल। सो द सेम थिंग इज रिटन कि अलग अलग कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के रहते हैं फॉर कैपिटल और लेबर के, कि हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर रहें। सो दैट इज़ देयर, ठीक है। सो अब इसकी बात कर लेते हैं MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। सो दैट इज़ बेसिकली स्लोप होता है जो कि विच इज़ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन लेबर, उससे हम MRTS निकाल लेते हैं ऑफ एन आइसोक्वांट, ठीक है। सो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है, विच इज़ कि वो डिमिनिश करता है जैसे हम ज़्यादा और ज़्यादा लेबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपिटल के साथ, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को जो यूज़ कर रहे हैं उसको अगर इंक्रीज़ करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस करनी पड़ती है। सो अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, सो इन दैट केस कि हम सेम आउटपुट को कांस्टेंट रख सकें, दैट इज़ MRTS, ठीक है। सो जो प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो मेरली एन एक्सटिंक्शन ही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, जो कि हमने कंजम्पशन के टाइम पे पढ़ा था। दैट इज़ इन रिलेशन टू द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो कि 2 फैक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वही रेशो है ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 2 फैक्टर्स, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो। MRTS इज चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन लेबर, ठीक है। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर। सो दिस इज देयर कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस आउटपुट जो है वो रिमेन सेम रहेगा आइसोक्वांट कर्व के ऊपर, सो लॉस इन फिजिकल यूनिट्स फ्रॉम द स्मॉल रिडक्शन इन द यूनिट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू गेन इन द फिजिकल आउटपुट फ्रॉम इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ द लेबर, ठीक है। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर। सो डज लॉस जो होगा आउटपुट के अंदर दैट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज मल्टीप्लाइड विद द अमाउंट जो कि रिड्यूस हो रहा है कैपिटल का, ठीक है। लाइकवाइज अगर गेन हो रहा है आउटपुट के अंदर, इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो कि लेबर का, उसको हम इंक्रीज इन लेबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज बीइंग डन इज वी आर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग द एंटायर थिंग, इससे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट एंड इंडिफरेंस कर्व। जस्ट एज इंडिफरेंस कर्व हम अज्यूम करते हैं कि 2 कमोडिटीज़ है, यहाँ पे आइसोक्वांट के अंदर हम कंसिडर करते हैं फैक्टर्स ऑफ इनपुट से कैपिटल और लेबर, और यहाँ पे सेकेंड थिंग से इसकी सारे कॉम्बिनेशन जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होते हैं दैट शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। लाइकवाइज सारे कॉम्बिनेशन जो आइसोक्वांट के ऊपर होते हैं वो शो करते हैं इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। सो द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज सिमिलर टू द आइसोक्वांट, ठीक है। सेम थिंग इज रिटन, जैसे कंजम्पशन के अंदर करते हैं वैसे ही हम प्रोडक्शन के केस में भी करते हैं, कि वहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है विच इज़ द स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट, ठीक है।
सो हाउएवर उसकी सर्टन डिफरेंसेस हैं दोनों टेक्निक्स के अंदर. फर्स्ट इज़ कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंडिकेट करता है सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर को मिल रही है, विच हाउएवर के नॉट बी मेजर्ड. उसको हम फिजिकल यूनिट्स के अंदर नहीं मेजर कर सकते. वाइल इन केस ऑफ आइसोकॉन जो प्रोडक्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल यूनिट्स के अंदर. सो दैट इज़ अ फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड इज़ जो इंडिफरेंस मैप होता है वो इंडिकेट करता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, लोअर से ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फैक्शन देगा. बट दैट डज नॉट से कि कितना हाउ मच या हाउ मच लेस सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर डिराइव करेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम आइसोकॉन्ट की बात करते हैं, आइसोकॉन्ट मैप की बात करते हैं, उसमें भी ये चीज़ नहीं बताता है कि आउटपुट जो है वो कितना ज़्यादा या कितना कम होगा. ठीक है. सो दैट इज़ अ सेकेंड डिफरेंस. ऑल्सो थर्ड डिफरेंस इज कि जो सेटिस्फैक्शन है इन डिफरेंस कर्व की दैट के नॉट बी मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स. हम उसको फिजिकल यूनिट्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते. वी गिव आर्बिट्री नंबर से 1 2 3 4. ऑन द अदर हैंड आइसोकॉन्ट के अंदर वी कैन इंडिकेट फिजिकल यूनिट्स लाइक 100 200 250 300 इंडिकेट करने के लिए कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या है फॉर ईच ऑफ द कर्व्स जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं इसको. So that is there. So अब पढ़ लेते हैं. The one that we studied was isoquant. Now the जहाँ पे intersection होती है, जहाँ पे हमारा producer equilibrium होता है, वहाँ पे isocost line और isoquant जब intersect करते हैं, तो पहले isocost line क्या होता है वो चीज़ पढ़ लेते हैं. So isocost curve जो है it is also price line, या जिसे हम आउटले लाइन भी बोल सकते हैं, विच शोज बेसिकली द प्राइस ऑफ द इनपुट. सो हर एक आइसो कॉस्ट कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स का, जब एक फर्म जो है वो बाय करती है गिवन अमाउंट ऑफ मनी के साथ with the given prices of each of the inputs. So that is iso cost curve. उसका बेसिकली रेशो ही होता है जो प्राइजेज हम फैक्टर्स ऑफ इनपुट को देते हैं, जैसे इन केस ऑफ लेबर उनको वेजेस देते हैं और रेंट देते हैं फॉर द कैपिटल दैट वी आर यूजिंग. सो उसका जो रेशो होता है दैट इज़ आइसो कॉस्ट कर्व. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो आइसो कॉस्ट कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन जो कि दो इनपुट फैक्टर्स के होते हैं, विच रिजल्ट इन द सेम टोटल कॉस्ट के अंदर सेम करता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट्स ऑफ कुछ लेबर है दैट इज़ पी, जो मतलब जो हम प्राइस या कॉस्ट जो हम लेबर को देते हैं दैट इज़ वेजेस, तो उसको हमने पी मान लिया, और जो यूनिट ऑफ कॉस्ट जो कैपिटल को देते हैं उसको क्यू मान लिया. तो लेबर का जो प्राइस है उसको लेबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कैपिटल का प्राइस है उसको कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें उससे टोटल कॉस्ट मिल जाती है. ठीक है. सो लाइकवाइज वी कैन राइट कि पी एल प्लस क्यू सी जो है दैट इज़ इक्वल टू द टोटल कॉस्ट. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक फर्म के पास 1000 रुपये हैं स्पेंड करने के लिए, और उसका प्राइस जो है पर यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल जो है पर यूनिट ऑफ लेबर का 50 रुपीज़ है और पर यूनिट ऑफ कैपिटल का दैट इज़ 100 रुपीज़. तो अगर फर्म जो है पूरा अमाउंट कैपिटल की बजाय लेबर के ऊपर लगा देती है, तो उस केस में वो 20 यूनिट्स लेबर के यूज़ करती है, तो 20 इंटू 50 क्या हो जाएगा 1000. तो पूरा पैसा 1000 सिर्फ लेबर के ऊपर लगा दिया और जीरो कॉम्बिनेशन कैपिटल का यूज़ करा. सो लाइकवाइज दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि पूरा जो अमाउंट है वो कैपिटल के ऊपर लगा दे और लेबर का कुछ भी कॉम्बिनेशन या यूज़ करे, या दोनों इकट्ठे भी यूज़ हो सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट सिचुएशन दैट इज़ गिवन कि जीरो अगर लेबर यूज़ हो रहा है तो 10 यूनिट्स कैपिटल का यूज़ हो गया, तो 10 इंटू हमारा जो प्राइस है दैट वाज 100 फॉर कैपिटल. सो 10 इंटू 100 इज़ 1000, तो 1000 पूरा कैपिटल के ऊपर कर दिया. सो देयर कैन बी मैनी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि फैक्टर्स के हो सकते हैं. सो दैट गिव इक्वल एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो देयर कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशन लाइक ए बी सी वेर इन देर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड टोटल एक्सपेंडिचर, वेर इन 20 यूनिट्स जो है वो पूरे लेबर के लिए यूज़ कर दिए और 0 यूनिट्स कैपिटल के ऊपर. सो द टोटल एक्सपेंडिचर दैट कम्स आउट टू बी 1000 रुपीज़. लाइकवाइज बी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें 10 यूनिट्स जो है वो लेबर के ऊपर यूज़ कर दिए और 5 यूनिट्स कैपिटल के ऊपर, and the total expenditure that you get is 100 rupees. So there can be multiple other combination of the sort. So जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो there are different points जैसे A B C जो कि हम इस लाइन के ऊपर देख सकते हैं, विच says तो ये होता क्या है, दिस इज़ आइसो कॉस्ट लाइन, या जिसे हम बजट लाइन भी बोल सकते हैं. सो हर एक पॉइंट इस बजट लाइन के ऊपर या आइसो कॉस्ट कर्व के ऊपर वो सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ही डिपिक्ट करे. जैसे यहाँ पे 20 यूनिट्स कैपिटल के यूज़ करे और 0 लेबर के यूज़ करे. सो उस केस में भी 20
जो है दैट इज़, जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा तो सारा जो है वो हमारा लेबर यूज़ कर दिया और कैपिटल कुछ भी नहीं यूज़ करा, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का यहाँ पे। सो दीज आर बेसिकली शोइंग कि ये प्राइस लाइन है जहाँ पे अलग अलग एक्सपेंडिचर जो हैं वो शो किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि अगर उसको इंक्रीज़ करना टोटल एक्सपेंडिचर दोनों फैक्टर्स का, सपोज करो उसने 1000 एक्सपेंडिचर की बजाय 2000 कर दिया, तो ही कैन स्पेंड मोर ऑन बोथ द फैक्टर्स, वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है दोनों फैक्टर्स के ऊपर। सो डज वी कैन से दैट अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं अपना टोटल आउटले, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने 1000 था, अब हमने 2000 कर दिया, तो आइसो कॉस्ट कर्व जो होगा, ये जो लाइन होगी दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन। जो स्लोप होता है आइसो कॉस्ट लाइन का, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ कैपिटल। मतलब प्राइस हमने लेबर को क्या दिया, वेज डिवाइड बाय जो हमने कैपिटल के लिए रेंट दिया, तो W/R जो होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन। इन केस ऑफ द इन केस अगर हम मान लें कि प्राइस जो है इनपुट का वो चेंज हो जाएगा, सो कॉरिस्पॉन्डिंगली हमारा आइसो कॉस्ट कर्व जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, इट विल शिफ्ट आउटवर्ड और इनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द यूनिट्स ऑफ द लेबर हो रहा है। तो सो दिस इज़ बेसिकली शोइंग कि जो हमने पहले देखा था कि कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कि जो चीज़ हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल के ऊपर रेंट दे रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज कॉस्ट इज इक्वल टू WL+RK, ठीक है। सो द इंटायर मनी स्पेंड ऑन कैपिटल एंड नो यूनिट ऑन, सो उस केस में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो OA जो है, इफ़ दैट इज़ अ सिचुएशन, तो पूरा अमाउंट जो है दैट इज स्पेंड ऑन, ये पूरा अमाउंट जो है दैट इज स्पेंड ऑन कैपिटल, ठीक है, और लेबर के ऊपर कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा। तो उस केस में जो ये A पॉइंट होगा दैट विल बेसिकली शो कि C/R जो होगा दैट विल बी द रेशो, दैट विल बी द पूरा नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि होंगे, सो दैट इज़ देयर C/R। लाइकवाइज वी कैन से अगर सिर्फ और सिर्फ लेबर यूज़ हो रहा है तो C/W, ठीक है। सो स्लोप क्या होता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन का, दैट इज़ OA/OB, ठीक है, OA/OB। OA क्या है, C/R, OB क्या है, C/W। सो CC कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, W/R, विच इज़ द प्राइस ऑफ लेबर टू प्राइस ऑफ कैपिटल, जो कि स्लोप होता है आइसो कॉस्ट लाइन का, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।